नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद को इनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया है और उसके कुछ ही दिन बाद अतीक अहमद को भी 3 लोगों ने मिलकर मार दिया। अब भारत में 2 तरह के लोग हैं जो अपना पॉइंट्स दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक है वो लोग जो इसे कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं और कहते हैं कि यह प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया, और दूसरे वो लोग हैं जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक कॉमन मैन होने के नाते मैं कंफ्यूज हूं। आई डोंट नो व्हाट टू फील। तो मैं इस मुद्दे पर और पढ़ना शुरू किया और समझने की कोशिश की। एक ऐसा इंसान जिस पर 17 साल की उम्र में मर्डर का आरोप लगता है, वो 5 बार चुनाव जीतकर लीडर कैसे बन सकता है? क्यों हमारे लॉ ब्रेकर्स ही हमारे लॉ मेकर्स बन रहे हैं? क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई, आज के वीडियो में हम जानेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से गैंगस्टर लीडर बनते हैं, हीरोज बनते हैं, सेलिब्रेट होते हैं और पनिशमेंट की चपेट से बच जाते हैं। चैप्टर 1, कौन है अतीक अहमद? सबसे पहले समझते हैं कि ये इंसान है कौन। उनकी जर्नी नोबडी से लेकर एक बाहुबली यानी एक माफिया डॉन से लेकर एक पॉलिटिशियन तक कैसे बनी। अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर भी कहते हैं। फर्स्ट गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वो ऐसे पहले इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट के अंदर बुक हुए थे। इनके ऊपर पहला केस तब लगा था जब वो सिर्फ 17 साल के थे, और ये कोई छोटा मोटा केस चोरी का नहीं था बल्कि मर्डर का था। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी तो उस मूवी में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर पैसे कैसे कमाते थे वो अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये कोयले की चोरी करते थे, ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता था और वो इन्हीं ट्रेन से कोयला चुराया करते थे। फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड हुए, सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके फेवरेट बिजनेसमैन को ही मिले, ताकि वो इलीगल चोरी को भी लीगल चोरी में बढ़ावा दे पाए। आज के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में एक चांद बाबा नाम के गैंगस्टर हुआ करते थे। पुलिस भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से डरा करती थी। उस समय सरकार एक गैंग को मात देने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी ताकि दोनों गैंगों के मेंबर्स एक दूसरे से भिड़ जाएं और एक दूसरे को खत्म कर दें। इस वियर्ड लॉजिक की वजह से अतीक अहमद की गैंग बड़ी हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और अब आप सोच रहे होंगे कि अतीक अहमद का गेम खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली से एक कॉल आया और उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अतीक अहमद समझ गए कि क्राइम छोटा मोटा गेम है, बड़ा गेम तो पॉलिटिक्स है। फिर उसके बाद 1989 में वो पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन लड़े और वो जीत भी गए। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार लगातार पॉलिटिशियन बनते रहे। उसके बाद क्राइम की दुकान उनकी बंद नहीं हुई बल्कि चल पड़ी। आज तक उनके अगेंस्ट 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिनमें से मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस केसेस भी हैं। 2004 में उन्होंने खुद की सीट खाली की क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे। वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को खड़ा किया, लेकिन उनका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से हार गया। अगले ही साल जब राजू पाल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने गांव वापस जा रहे थे तब उनका मर्डर करा दिया गया। अब यहां से अतीक अहमद के पॉलिटिकल कैरियर का डाउनफॉल शुरू हुआ। उन्हें 3 साल के लिए राजू पाल मर्डर केस में जेल में रखा, लेकिन वहां से भी वो अपना क्रिमिनल एम्पायर को मैनेज किया करते थे। बेसिकली ये सिस्टम कुछ ऐसा चलता था कि वो इलाहाबाद जेल में कैद थे और इलाहाबाद उनका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। वो पूरा टाइम क्रिमिनल एम्पायर जेल
से ऑपरेट करते थे। 2017 में उन्हें इलाहाबाद से देवरिया शिफ्ट कर दिया गया। सोचा अब उनकी पावर कम होगी, लेकिन वहां से भी उन्होंने मोहित जायसवाल नाम के बिजनेसमैन को किडनैप करवा लिया और जेल में बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाए। सोचिए हमारा सिस्टम इतना ब्रोकन क्यों है कि क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता है। जजेस उनके केसेस सुनने से डरते थे। उनकी बेल की केसेस 10 हाई कोर्ट के जजेस ने खुद को बाहर करवाया था। कहा था नहीं भाई, किसी और जज को देख लो। इसके बाद उन्हें बरेली, इलाहाबाद और गुजरात की साबरमती जेल में कंटिन्यूसली मूव किया जाता था। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद के ISIS की और लश्कर तोयबा के साथ कनेक्शन है और उन्होंने ये कबूल भी किया था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और एज ए प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया गया था, जब उन पर 3 लोगों ने गोलियां बरसाई और उन्हें और उनके भाई को मार दिया। चैप्टर 2, कुछ सवाल। अब यह कुछ सवाल उठाना काफी वैलिड है। ये सवाल हमारे सिस्टम के लिए और कुछ सवाल हमारी मीडिया के लिए। अतीक अहमद को मारने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ वो कोई देसी कट्टा नहीं था। वो टर्की में बने इंपोर्टेड वेपन जो अक्सर पाकिस्तान में मिलते हैं, वो इन 3 क्रिमिनल के हाथ आए कैसे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, इन क्रिमिनल्स को डॉन के हॉस्पिटल के बाहर आने की एग्जैक्ट टाइम खबर कैसे हुई? तीसरा सवाल, पुलिस ने उन्हें अतीक अहमद के इतने करीब आने कैसे दिया? और चौथा सवाल, उन्होंने भागने की कोशिश भी क्यों नहीं की? पांचवा सवाल, सरेंडर कैसे और क्यों किया? ये सारे सवाल वैलिड हैं और हमारे सिस्टम को एड्रेस करने की सख्त जरूरत है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये न्यूज कवर की, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज से एक फैक्ट छुपा दिया। कुछ न्यूज आर्टिकल्स आपको दिखाता हूं और आप ही देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है हेडलाइन में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है। हेडलाइन में से ये इंसान क्रिमिनल मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम केसेस के लिए वांटेड है, इस फैक्ट को छुपाने की क्या जरूरत थी? लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मीडिया की बात करते हैं। हमारी नेशनल मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम जरूर है कि हम हर टॉपिक की ऊपर से कवर करते हैं। एक इंसिडेंस को एज एन इंसिडेंट देखते हैं, गहराई में जाकर उनके रूट कॉसेस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहानी के किरदार बदलते हैं, गैंगस्टर के नाम बदलते हैं, लेकिन क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन बरकरार रहता है। आज इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारी लॉ ब्रेकर्स ही हमारी लॉ मेकर्स बनते हैं और उनके अगेंस्ट प्रूफ होने के बावजूद भी एक्शन लेने में देरी क्यों होती है। चैप्टर 3, क्राइम एंड पॉलिटिक्स। क्राइम एंड पॉलिटिक्स, टेक्निकली ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से दोनों कोसों दूर होने चाहिए, लेकिन भारत में सच उल्टा है। एक क्रिमिनल का एक पॉलिटिशियन में प्रमोशन होना एक लॉजिकल प्रोग्रेशन बन गया और ये मैं नहीं, डेटा कहते हैं। 2004 के पहले जहां पार्लियामेंट में 24% लीडर के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, वो नंबर 2019 में बढ़कर 43% हो चुका है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जहां कि कैंडिडेट को क्रिमिनल के केसेस के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर दे। अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी बड़ी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है जिसके पीछे का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। 2014 में 1200 एनजीओज ने एक साथ मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म लाने चाहे, तब उन्होंने भारत में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया कि अगर एक क्रिमिनल कैंडिडेट को और एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को कंपेयर किया जाए तो क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 8% ज्यादा है। यानी एक कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है
जो एक्चुअल में उसके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। ये इंडियंस के एक इंटरेस्टिंग मेंटलिटी के ऊपर इशारा करता है। भारत आज भी एक रूरल देश है और गांव में लोगों को पता भी नहीं होगा कि किसके ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिनके पास पावर है वही बदलाव ला सकते हैं और वहीं पर वो धोखा खा सकते हैं। इसकी शुरुआत 1950 में ही हो चुकी थी वोट कैप्चरिंग के दौरान। लोग किसे वोट देंगे इसे प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। उससे अच्छा है जहां पर वोट देने जाते हैं उस पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लो, वहां अपने गुंडे बिठाओ और लोगों को फोर्स करके उसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए मजबूर करो जो अपना हो। 1999 में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले बूथ कैप्चरिंग के केसेस बहुत हुआ करते थे। अगर आपके गांव में भी ऐसे इंसिडेंट्स आज भी होते हैं तो अपने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन कर सकते हैं सी विजिल ऐप के द्वारा। इलेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, कैंपेनिंग करनी पड़ती है, रैलियां ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है और आने वाले क्राउड को बिरयानी खिलानी भी पड़ती है। ये सारा पैसा आएगा तो आएगा कहां से? 1969 में ये सारा पैसा कॉर्पोरेट डोनेशन से आता था, लेकिन तब की सरकार ने लॉ में चेंजेस लाए। बहुत समय के बाद कॉर्पोरेट फंडिंग रोक दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंपेनिंग रुक गई। कैंपेनिंग के लिए आने वाला पैसा ब्लैक में पैसा होने लगा। क्रिमिनल को पॉलिटिशियन को पैसे देकर पॉलिटिक्स में अपनी पावर दिखाने का चांस यहीं से मिला। तब से अब तक यह सिलसिला चला आया है। 1993 में जब बॉम्बे ब्लास्ट के बाद एनएन वोरा कमेटी इस्टेब्लिश हुई, जिसका काम था कि ऑर्गेनाइज क्राइम और गवर्नमेंट के बीच जो लिंक्स हैं उन्हें एक्सपोज करना। दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर और पॉलिटिशियन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट में थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। इसके सिर्फ 11 पेजेस पब्लिक डोमेन में है जो आप यहां पढ़ सकते हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी ये रिपोर्ट्स पब्लिक से छुपाया जाता है। रीजंस क्या होंगे? इस रिपोर्ट्स ने किस किस की पोल खोली होगी, आप खुद ही सोच लीजिए। चैप्टर 4 एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल। चलिए अब फोकस करते हैं कि भारत में क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है और क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में पहुंचने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2013 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया कि कन्विक्टेड ऑफिशियल को 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने को अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट केस दर्ज होगी, फिर उसके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा और अगर वो गिल्टी पाया गया तो फिर 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है, लेकिन काफी छोटा स्टेप है। पनिशमेंट और हार्श होनी चाहिए, शायद परमानेंट होनी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टियों को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसी कैंडिडेट को क्यों चुना है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्रिमिनल अक्सर अपने हाथ में पावर और पैसा दोनों लाते हैं, जिसकी जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए होती है और पार्टियों का फोकस इलेक्शन जीतने पर होता है, ना कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म पर। तो वहीं वो वोट्स पावरफुल कैंडिडेट पर लेते हैं, कैंडिडेट पर नहीं जो कैंडिडेट एक्चुअल में अच्छे हो। अगर आपके एरिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस वेबसाइट पर चेकआउट कीजिए माई नेता इन्फो। यहाँ आपको सारे कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी और उनके अगेंस्ट कौन कौन से केसेस दर्ज हैं ये भी पता चल जाएगा। याद रखिए कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डायरेक्टली आपकी चीफ मिनिस्टर या देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, आप बस आपके एरिया के आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो किसी ऐसे को वोट दीजिए जो एटलीस्ट क्रिमिनल ना हो, फिर वो किसी भी पार्टी से हो क्यों ना हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू कुछ मिली है, सीखने को मिला है, तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।